स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने पिछली बार बात करी स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है और इसके साइन सिम्टम समझने के लिए आप लिंक पे क्लिक करिए। आज बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, पर ट्रीटमेंट को जानने के पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फोबिया का कॉज क्या है। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों को एक जो बायोसाइको सोशल मॉडल उसके एंगल से हम देखते हैं। बायोलॉजिकल यानी ऐसे फैक्टर्स जो हमारे अंदरूनी फैक्टर्स हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, या जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ही इलनेस होती है और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं डॉक्टर मंतोष। जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, जो बाकी एस्पेक्ट्स, खास करके ब्रेन की फंक्शनैलिटी, तो वो क्या उसमें चेंज आता है फोबिया जिस कारण से होता है? जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें एनिमल्स का फोबिया या फिर ब्लड इंजरी रिलेटेड फोबिया बहुत कॉमन है, दैट देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री देयर। उसी तरीके से हमने एमिगडाला के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस को रेगुलेट करता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फियर को रेगुलेट करता है। देखा गया है कि इन इंडिविजुअल्स में ये ज़्यादा एक्टिवेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से एक हाइपर अराउजल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। सिमिलरली एक अनदर थ्योरी कहता है देयर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिवेशन, जिसकी वजह से वो सारे ब्रेन बॉडी के फंक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे एकदम से एक्टिवेशन में चले जाते हैं। अगेन लीड्स टू अ पैनिक अटैक। उसके अलावा देर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, गाबा रिसेप्टर्स, उनके भी एक्टिवेशन में देखा गया है कि ये फोबिक रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा उनमें पाया जाता है। एक अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ब्लड इंजरी में ज़्यादा देखा जाता है, दैट इज़ वेजोवेगल रिस्पॉन्स। वेजोवेगल रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे ही एक्सपोजर होता है फोबिक स्टिमुलस से, तो सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आता है, और उसके साथ ही सडन ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से इंसान फेंट करता है। सो ऑल दिस देन लर्न रिस्पॉन्स की तरह शुरू हो जाता है एंड देन पर्सन स्टार्ट्स टू अवॉइड। तो बायोलॉजिकल ये सारे फैक्टर्स हैं। सो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुए, ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। सो अगर आपको फोबिया है और ये आपका सीरोटोनर्जिक पाथवे में इम्पेयरमेंट है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए टिपिकली मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। विमंश, अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, और एक बात जो मंतोष ने कही मैं उसको पिक करके आप मुझे बताइए। जैसे मंतोष ने कहा कि ब्लड इंजरी टाइप ऑफ फोबिया में फैमिली जेनेटिक्स का बहुत रोल है। अगर मैं इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एंगल से देखूं, तो ये भी तो हो सकता है दैट ना केवल द जेनेटिक एस्पेक्ट जो बायोलॉजिकल है, बट क्योंकि बचपन से अगर राइट थ्रू द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इफ़ अ चाइल्ड इज सीइंग कि मेरे पेरेंट में या मेरे फैमिली में किसी को एक पर्टिकुलर स्टिमुलस या ट्रिगर से फोबिक रिस्पॉन्स आता है, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ लर्न्ड रिस्पॉन्स। Absolutely. Children learn a lot through observation. So, in fact, हमारी जो बिहेवियरल अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। सो अगर हम बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करें, उसमें ऑब्जर्वेशनल सोशल लर्निंग जो एक एस्पेक्ट है, टॉक्स अबाउट कि हम ऑब्जर्व करके कैसे चीज़ों को इम्बाइब करते हैं, लर्न करते हैं, सिमिलर रिस्पॉन्स देते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी से हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पे, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का फियर के साथ एक ऐसा एसोसिएशन बन जाता है एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के साथ। फिर हम आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप अवॉइड इतना ज़्यादा करते हो उस फियरफुल स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट जो भी है कि आपको टेम्पररीली तो एंजाइटी से रिलीफ मिल जाता है, बट वही रिस्पॉन्स आपका फिर स्ट्रेंथन हो जाता है लेटर ऑन। सो आपका फियर बढ़ता जाता है। इसको हम एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जैसे भी देख सकते हैं कि आपने अवॉइड किया तो वो आपके दिमाग में और भी ज़्यादा बड़ा बन गया, और उसको हम बाद में CBT के माध्यम से ट्रीटमेंट भी करते हैं। वील कम ऑन दैट लेटर। एंड देन देयर इज़ साइको एनालिटिकल फैक्टर्स, जहाँ पर ये माना जाता है कि कुछ अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं उसकी मैनिफेस्टेशन इन अ फोबिक वे, इन अ फोबिक रिस्पॉन्स किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पे हो जाता है।
सो हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझा कॉज का, हमने साइकोसोशल एस्पेक्ट भी समझा। इस बात को थोड़ा सोचेंगे कि किसी भी स्पीशीज के एवोल्यूशन में फियर को पहचानना और उस फियर को रिस्पॉन्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो स्पीशीज सर्वाइव नहीं हो सकती। सो अगर हम सीखें ना कि एक प्रेडेटर आए तो उस प्रेडेटर से बचने के लिए हमने एक बड़ा जंगला सा बनाया, या हम केव में जाके हमने बाहर एक पत्थर लगाया कि वो अंदर ना आ सके, ये हमारी एवोल्यूशन में हेल्प करता है। विच मीन्स एक फेयर जो ज़रूरी है वो हमें हेल्प करता है। लेकिन वही फेयर अगर हमें ऐसी चीज़ से हो जिससे हमें नहीं होना चाहिए, और वो फेयर अगर हमारा कंटिन्यू हो रहा हो, तो वो ही हमारा एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ पे। सो फेयर में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का भी रोल है, बट वो कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी है कि स्पीशीज सर्वाइवल हैपेंस व्हेन दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर फेयर इफेक्टिवली। फोबिया में डिस्प्रपोर्शनेट, एग्जैजरेटेड, कंटिन्यूड इवन आफ्टर एक्सपोजर, ये फोबिया में होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि फोबिया में एक थॉट कंपोनेंट आ रहा है तो उसमें हम कॉग्निटिव करेक्शन करते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट आ रहा है, खास करके क्योंकि अवॉइडेंस बीमारी का हिस्सा है, तो उस अवॉइडेंस को कैसे रोका जा सके वो उसका ट्रीटमेंट है। एंड देन देयर आर सम न्यूअर एस्पेक्ट्स एज वेल। सो विमल सर, ये बताइए कि हमने जैसे पढ़ा है कुछ चीज़ों के बारे में, फ्लडिंग, डिसेंसिटाइजेशन, अवॉइडेंस, ये जो कुछ टेक्निक्स हैं इनके बारे में बताइए। सो शुरुआत करती हूँ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से। ये अक्सर स्कूलों में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर छोटे बच्चों को धीरे धीरे स्कूलों में जब वो स्कूल स्टार्ट करते हैं, सो 1 आवर 2 आवर, विच मीन्स ग्रेजुअल एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। सो अगर अब हम इसको यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देखें तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि आप एक लिस्ट बनाएं जहाँ पर ऑन अ स्केल ऑफ लीस्ट fearful stimuli or a situation to most, आप उसकी लिस्ट बनाएं और फिर with the presence of the therapist and some relaxation techniques we go through that list. So this is called systematic desensitization, means gradual exposure to that particular stimuli. फिर हम बात करते हैं फ्लडिंग की, जहाँ पर हम ये दो तरीके देखते हैं। एक है इन विवो एक्सपोजर, माने कि रियल लाइफ सिनेरियो में जो आपका फियरफुल स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट है उसका हम एक्सपोजर करते हैं पेशेंट का इन द प्रेजेंस ऑफ द थेरेपिस्ट यूजिंग सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, लेकिन जो एक्सपोजर है दैट इज़ कंट्रोल्ड। एंड उसी का एक अदर वेरिएंट होता है दैट इज़ यूजिंग इमेजरी एज अ वे टू एक्सपोज। फिर हम तीसरे पे आते हैं जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पर क्योंकि एक फोबिक ऑब्जेक्ट के साथ आपका थॉट प्रोसेस विच मीन्स एंटिसिपेशन that I will have to be exposed to an object like that. So that anticipation also creates some negative thoughts. उसमें आप डेंजर को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, आप कभी कभार इमेजेस भी बना लेते हैं अपने माइंड में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लेके। सो वहाँ पर हम कॉग्निशन पे कैसे काम किया जाए ताकि अगेन द फियर फैक्टर कैन बी रिड्यूस्ड, उस चीज़ पे हम काम करते हैं। वहाँ पर ये दोनों चीज़ों को मिलाएं तो हम इसे कहेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गाइडेड इमेजरी, सेल्फ हिप्नोसिस, जहाँ पे आप रिलैक्सेशन के साथ पॉजिटिव सजेशंस ऑफ गाइडेड इमेजरी यूज़ कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी का रोल है, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटी, फिज़िकल हेल्थ का रोल है, माइंडफुलनेस ऑफ लिविंग, टू बी एबल टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट विथ अ रिलैक्स सेंस ऑफ सेल्फ, उसका भी बहुत रोल है। संतोष, इसके साथ ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की हमने बात करी, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कम कर रही हैं, लाइक लेट्स से बीटा ब्लॉकर्स, या जो इंस्टेंट आपका पैनिक रिएक्शन कम कर रही हैं, लाइक बेंजोडाइज़ेपिन जो शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन जो कोर ट्रीटमेंट है
दैट विल स्टिल बी अबाउट द सीरोटोनिन पाथवे एंड उसका जो ट्रीटमेंट होगा। जैसे आपने बोला बीटा ब्लॉकर्स है, आपको मैंने जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर बताया था, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर अराउज्ड स्टेट में जाती है, तो बीटा ब्लॉकर्स वहाँ हेल्प कर जाती है। सो ऑल द बॉडी सेंसेशन जैसे हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ब्रीदिंग है, ये सारी कंट्रोल में आ जाती है। जो हमारी बेंजोडाइजेपिन्स हैं, दे एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर्स, इसलिए इमीडिएट रिलीफ आ जाता है, इमीडिएट रिलैक्सेशन होती है। बट सेरोटोनिन के डिसफंक्शन की वजह से हमारी जो फियर फैक्टर, जो एमिगडाला का जो रिस्पॉन्स है, जो कि टाइड अप हो गया है, जिसमें अवॉइडेंस बिहेवियर आ रहा है, क्योंकि एक रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस भी चल रहा है ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव वे में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेरोटोनिन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, सेरोटोनिन मेडिसिन को यूज़ करके। तो SSRIs आर द प्राइमरी मेडिसिन विच कैन हेल्प इन दैट। एंड दीज मेडिसिन हम तब देंगे बेस्ड ऑन सिवियरिटी, और मेडिसिन दें या ना दें, हम जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो हम करेंगे। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैज़ टू बी डन, एंड इफ द इम्पेयरमेंट इज स्टिल प्रेजेंट एंड इट इज़ क्रिएटिंग टू मच ऑफ डिसफंक्शन इन द इंडिविजुअल, तब हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं। मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर्स या बेंजोडाइजेपिन, ये कम समय के लिए होगा। इनफैक्ट बेंजोडाइजेपिन तो बहुत ही SOS यूज़ के लिए होगा, लगातार देना भी नहीं है। लेकिन जो SSRI मेडिकेशन है वो थोड़ी लंबे समय तक चलेगी, जब तक जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है उसमें पेशेंट आराम से कुछ रिस्पॉन्स दे सके, तब तक मदद देनी पड़ती है। बिसाइड्स जिन ट्रीटमेंट्स की हमने बात करी, जो भी रिसर्च हो रही है और आगे चल के मुझे लगता है कि और रोल आएगा, वर्चुअल सिमुलेशन टेक्निक्स का रोल आएगा, और न्यूरो बायो फीडबैक, मोर एलैबोरेट, मोर डिटेल्ड न्यूरो बायो फीडबैक। ऑल्सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वेरियस टेक्निक्स और वेरियस प्रोविजंस आएंगे, जो मुझे लगता है कि खास करके फोबिया और इस तरह की बीमारियों में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। सो ये एक टू अंडरस्टैंड दिस, जब हम स्पेसिफिक फोबिया की बात करते हैं, हमने समझा कि स्पेसिफिक फोबिया कितना कॉमन है, हमने ये भी समझा कि तरह के होते हैं, हमने उसके इलाज को समझा, पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम सब ये समझ पाएँ कि स्पेसिफिक फोबिया एक बीमारी है, और अगर ये बीमारी लगातार हमें 6 महीने तक फॉर एग्जांपल अगर सिम्टम चले ही जा रहे हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो हमें किसी से बात करनी चाहिए। अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, बट आप हेल्प सीख करें और हेजिटेट ना करें। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।